शुरुआत करते हैं तनुज पुनिया से। ये तीसरी चिट्ठी है पुनिया जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री को लिखी गई है और पार्लियामेंट के भीतर, आप भी तब पार्लियामेंट के भीतर मौजूद होंगे, सरकार की तरफ से कहा गया था फरवरी में कि हम जाति जनगणना करेंगे, जाति का कॉलम उसमें होगा। क्या कारण आपको लगता है कि सरकार ने जो कॉलम फिलहाल रखा हुआ है, जो सवाल उसमें रखा हुआ है, वो नाकाफी है और उसके वजह से जाति जनगणना नहीं हो पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो जैसा आपने कहा कि संसद भवन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जाति के सवाल पूछे जाएंगे। हमारा हमारा ये कहना है कि जो भी जाति है आप, विशेषकर ओबीसी में, तो आप विशेषकर एससी एसटी और ओबीसी के लिए नीतियां बनाते हैं, विशेषकर जो बनती है, चाहे वो आयोग के माध्यम से, किसी माध्यम से हो, सरकार बनाती। तो आप जब बना रहे हैं उसके माध्यम से और आपको पता ही नहीं है कि कौन सी जाति या उपजाति कितनी संख्या में है, तो आप उसमें बजट आवंटन में आपको परेशानी होगी। ये लॉजिकल सी बात है। भाई, हमने स्पष्ट कहा कि ओबीसी का भी इसमें जातियों का जो है गणना होनी चाहिए। कौन सी उपजाति है, कौन सी कितनी संख्या में है, ये स्पष्ट रूप से लोगों को पता चले तो उस हिसाब से नीतियां बनाए। भाई, जो मछुआरे हैं, जो नाव चलाते हैं, उनकी परेशानियां अलग है। जो गाय भैंस का काम करते हैं, पशुओं को काम करते हैं या खेती करते हैं, सबकी समस्या अलग है। तो अगर आप नीतियां बनाएंगे तो उस हिसाब से बनानी चाहिए। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे सरकार से कि जैसे अनुसूचित जाति और जनजातियों का आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू रखा हुआ है जिसमें सारी जो रिकग्नाइज्ड उपजातियां हैं वो आ जाती हैं, आप उस पर सिलेक्ट करके आपकी गणना हो जाएगी। और उसी तरह से ओबीसी का आप करें, एक फिक्स कर लें कि इतनी जातियां हैं। कई जगह उसको कई और नाम से बुलाया जाता है। आपके अभी मैं सुन रहा था, आप ही बता रहे थे कि जो है भाषा के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से हो सकता है कि एक ही जाति के अलग अलग नाम से पुकारा जाए। तो जब तक के, और 2011 में अभी अभी बताया कि 46 लाख के ऊपर सबसे लगभग 47 लाख हो गया, जातियां आ गई। तो इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए ये बहुत आवश्यक स्टेप है। भाई, आप बिहार का आपने नाम लिया, तेलंगाना में भी सेम चीज करी गई है, उदाहरण आपके सामने है। तो जब प्रक्रिया आसान हो सकती है, प्रक्रिया और स्ट्रीमलाइन हो सकती है, तो सरकार को मानने में क्या हर्जा है? मतलब मेरा सवाल तो बस इतना सा है कि जब प्रक्रिया ही आसान हो जाएगी और सहूलियत हो जाएगी जनता को, तो इसमें कोई हर्जा नहीं होना चाहिए सरकार को इस बात को मानने के लिए। अनुप्रिया जी इस बात का जवाब देगी, लेकिन तनु जी और एक सवाल मुझे आपसे पूछना है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि सबसे पहले वो जाति का कॉलम पढ़ेंगे और सबसे पहले उसकी गिनती की जाएगी। साथ साथ उन्होंने यह भी कहने की कोशिश की है कि कोडिंग और वैलिडेशन के जरिए, क्योंकि अब ये डिजिटल लिस्ट है, उसमें आपको नामों की गिनती करना आसान होगा। 2011 में सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की हुई थी कि हाथ से लिखकर लोगों ने अपने नाम डाले हुए थे, उसमें कई सारी दिक्कतें हुई थी। तो उनका कहना है कि हम इस बात को कर पाएंगे, यह उनका कहने की कोशिश है। क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी और जो गड़बड़ियां 2011 में हुई वही गड़बड़ियां इस बार भी देखी जाएगी? क्योंकि करीब करीब 8 करोड़ से ज्यादा गड़बड़ियां, जब नीति आयोग को कहा गया था कि आप इसको पूरे समेटिए, इस पूरे डेटा को, वो नहीं कर पाए थे 2022 में। तो एक बार फिर आपको वही लगता है और इसीलिए ड्रॉप डाउन कॉलम होना चाहिए, ये आपका बिल्कुल ये आपकी मांग यही है? तर्क है, यही मांग है कि आप स्ट्रीमलाइन, आपको प्रोसेस को और इजी करना है। हमारे पास 2011 का उदाहरण है कि नहीं हो पाया क्योंकि लोगों ने अपने अलग अलग रखा। तो आपको उससे सीख करके उसको बेटर करना चाहिए। बेसिकली मेरा ये है कि सरकार चाहती नहीं है कि ओबीसी की गणना हो, उपजातियों की गणना हो, और क्योंकि उनको उस हिसाब से आपको नीतियां बनानी पड़ेंगी, उस हिसाब से आपको बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। तो वो ये चाहती नहीं है, वो अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। इसलिए बार बार भी कहने पे, अब जैसा कहा कि कई बार संसद भवन में कई बार ये बात हो चुकी है, कई बार जो है पत्र के माध्यम से बोला जा चुका है, मीडिया के माध्यम से बोला जा चुका है, लेकिन इसको सुधारने को तैयार नहीं है सरकार। तो कहीं ना कहीं खोट है, इसलिए नहीं सुधारने को तैयार है। तो सीधा सीधा आरोप तो यही है मेरा आप सरकार पे। अनुप्रिया जी जवाब दीजिए, क्योंकि जब आपकी ही पार्टी सरकार में थी बिहार के भीतर, नीतीश कुमार वहां के जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी भी उस महागठबंधन सरकार के हिस्सा थी, तब वहां पर जाति जनगणना की गई थी
और वही मॉडल कांग्रेस पार्टी सजेस्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए की सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को, कि आप इसी को लागू करिए, ओबीसी जातियों की सूची भी मंगवाइए और इसी तरीके से जाति जनगणना भी उसमें होनी चाहिए। आपकी पार्टी की एक तो सबसे पहले क्या राय है, और जो एससी और एसटी में ड्रॉप डाउन कॉलम नजर आता है, अलग अलग उसकी उपजातियां उसमें नजर आती है, उसी तरीके से ओबीसी की सेपरेट गिनती करने में सरकार को क्या परहेज है, क्यों सरकार इससे बचने की कोशिश कर रही है? साहिल जी, पहले तो मैं कांग्रेस के जो यहाँ सांसद बैठे हैं और यहाँ प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं और पूरे कांग्रेस पार्टी को मैं तो बधाई देती हूँ कि चलिए, आपको अंतिम समय में याद आया कि नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित बिहार में गणना कराई थी, और वो आधारित गणना जो थी, जिस तरह से वो लागू हुई, हमने आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई और आपने एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे जाति आधारित गणना हुई थी। क्योंकि देश को ये याद है वो मंच जिसपे राहुल गांधी जी ने आके कहा कि बिहार में जाति आधारित गणना ही नहीं कराई गई है, वो कराया ही नहीं गया, वो सही तरीके से हुआ ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने हिसाब से जो है वो आप क्लेम कीजिए कि कब हुआ था और कब नहीं हुआ था। इसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता को देना चाहिए कि आपने आकर के बिहार की जनता से झूठ क्यों कहा चुनाव में कि बिहार सरकार ने जनगणना अच्छे से नहीं कराई है। पहली बात। दूसरी बात, आपने जो कहा साहिल जी की जो जाति की बात है, क्योंकि मैंने भी कॉलम को देखा है, वहां एससी एसटी के साथ में जाति लिखी है। मैं यादव कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और मुझे पता है कि यादव, जो क्योंकि मैं बिहार से हूँ, यहाँ यादव है, हो सकता है कि यादव जो जाति से आते लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में यादव लिखते हैं, लेकिन अन्य राज्यों में ये यादव ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो यादव नहीं लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं, जिससे ये साबित होता है और कि यादव ये भी नहीं है कि हर राज्य में वो ओबीसी की श्रेणी में आता है। ऐसा मुझे डिटेल में नहीं पता, लेकिन कई जातियों के साथ में है कि किसी राज्य में वो ओबीसी में आते हैं, किसी में वो जनरल में आते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि ग्लिच है, जहां जाति लिखने से वो स्पष्ट तरीके से होगा कि वह व्यक्ति किस जाति से आता है, उसके बाद में उसको बाइफर्केट कर किया जा सकता है कि वो ओबीसी में है या नहीं है। क्योंकि हमारी मांग है कि वो जाति के साथ में आर्थिक गणना भी हमें जो बिहार में कराया था, उससे यह पता भी चलेगा कि क्या स्थिति है और किनको आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की जरूरत है। और जो सुझाव राज्य को लेकर करके है, मुझे लगता है कि बिहार में या अन्य राज्यों में अलग अलग जाति आती है। एक कॉलम बना कर करके या हम लिख करके ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन किस जाति में आ सकता है। हो सकता है कि कोई जो जाति बिहार में रहती हो वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो, मध्य प्रदेश में नहीं हो, अलग अलग जातियों धर्म। लेकिन अनुप्रिया जी, यही लॉजिक, जो बात आप यहां पर रखने की कोशिश कर रही है, यही बात तो शेड्यूल ट्राइब के लिए भी लागू होती है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं और महाराष्ट्र में भी ऐसी जातियां हैं कि जो दरअसल ओबीसी में दिखाई देती है, लेकिन वही जाति अगर आप राजस्थान पहुंच जाए तो वो शेड्यूल ट्राइब में नजर आएगी। यही बात हर जगह पे है। शेड्यूल ट्राइब में भी इसी तरीके की जातियां आपको नजर आएगी। शेड्यूल कास्ट में भी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें भी आपको कई तरीके की ऐसी जातियां नजर आएंगी कि जो किसी प्रांत में शेड्यूल कास्ट में आती है, जबकि आप दक्षिण में जाएं तो हो सकता है कि वो ओबीसी के फेहरिस्त में चली जाए। यह मुद्दा तो सभी जगह पर है और बिहार का जिक्र इसलिए कांग्रेस पार्टी करने की कोशिश कर रही है, जो हालांकि उन्होंने अपने खत में लिखा है कि बिहार में जब सर्वे कराया गया था तो प्री डिफाइंड कास्ट लिस्ट, कोड्स और अल्टरनेटिव नेम वैलिडेशन भी उसके साथ दिया गया था और वही मॉडल लागू करने की बात कांग्रेस पार्टी। तनु जी सही है ना, यही मॉडल आप लागू करना चाहते हैं? जी, जो नेशनल सेंसस अभी हो रहा है उसकी बात मैं कर रहा था। जी, जो तरीका है, जो जनगणना का तरीका है, वो मैं बिहार और तेलंगाना दोनों का नाम लिया था। जो तरीका है करने का, जो प्रक्रिया हुई, जो आप आरोप लगा रही हैं कि सही है गलत है, बिहार से झूठ बोला है, जो हुआ बाद में जिस तरह से जनगणना हुई वो अलग विषय है। लेकिन जिस तरह से उसको स्टार्ट किया गया, जो लिस्ट बनाई गई, उसकी मैं बात कर रहा था कि बिहार ने वो सही किया है। साहिल जी, जिस बात को कहा जा रहा है कि देखिए, आपने भी बताया कि महाराष्ट्र को लेकर के, तो मुझे लगता है कि ये राज्य स्तरीय अलग अलग फॉर्म लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हर राज्य में हर एक जाति अलग अलग कैटेगरी में वो आती है, तो वो एक अलग वाक्य है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ओबीसी के साथ में छलावा करने का प्रयास किया जा रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ कि ओबीसी एक जाति हर राज्य में वह ओबीसी में शामिल नहीं होती है, वो कहीं कहीं पे वो उसकी संख्या कम है, इसलिए वो अल्पसंख्यक में आते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह से एक नैरेटिव बनाना, इसको राजनीतिक करना इसलिए कहते हैं क्योंकि 2011 का भी आपने देखा होगा कि जो यूपी की सरकार है जो गणना कराई थी, क्या रिपोर्ट आया, किसी तरह की रिपोर्ट हम लोग आज तक नहीं जानते हैं। इस कारण मुझे लगता है कि इतनी देरी भी हुई है कि अब हम ये एनडीए की सरकार करा रही है।
हम तो प्रतिबद्धित हैं कि हम हर एक जाति धर्म के लोगों को चिन्हित करें, उस हिसाब से हम संविधान में या कानून में उस पर प्रावधान करें कि सभी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। लेकिन जो कांग्रेस अपनी सहूलियत के नहीं, हिसाब से अनुप्रिया बात जी, करती आप है, ये नहीं, मैं नहीं, बहुत तेलंगाना अलग का बात जिक्र है। इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि तेलंगाना से कोई यहां पर प्रवक्ता यहां पर बैठे नहीं है, और आप चूंकि बिहार से बिलोंग करती है और आप ही की पार्टी की सरकार, मतलब नीतीश कुमार तब मुख्यमंत्री भी थे, आप तारीफ भी लूटना चाहती है कि जिस तरीके से जाति जनगणना कराई गई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हुए, क्यों नहीं आप भी केंद्र सरकार को यह कहती, जनता दल यूनाइटेड के तरफ से, कि आप ठीक से जाति जनगणना करिए, क्योंकि आखिरकार इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम इसी जाति जनगणना के आधार पर तैयार हुआ है। क्रीमी लेयर की बात हो या ओबीसीओ को आरक्षण देने की बात हो, वो पॉलिसी तय हुई है जब जाति का डेटा, करेक्ट डेटा सरकार के पास था। और आज की स्थिति में कहीं ना कहीं सवाल इसी बात को लेकर उठने की कोशिश हो रही है कि जाति का डेटा हमारे पास नहीं है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर, उसमें जो कास्ट के आधार पर जो आरक्षण की बात है या क्रीमी लेयर की बात है, सभी मुद्दों पर सवाल है। क्यों नहीं आप इस बारे में सरकार को समझाने की कोशिश करती है कि जैसे हमने बिहार में किया आप करा दीजिएगा, ताकि आप पर इस तरीके का पॉलिटिकल आरोप ना हो? नहीं, मुझे लगता है साहिल जी, आप या तो समझ नहीं रहे। मैं बार बार कह रही हूँ कि इसी बात को, जो समस्या है, जो जहां एक ग्लिच है या एक प्रॉब्लम है कि एक जाति अलग अलग राज्यों में अलग अलग वो कैटेगरी में वो आती है। जब वो जाति लिखने के बाद में अभी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुआ है जिसमें कह सकते हैं त्रुटि है, आप वहां पे अपनी जाति को लिखेंगे, उसके बाद में वो देखा जाएगा कि वो ओबीसी में है कि नहीं, वो राज्य स्तर पे उसमें कलेक्शन की बात हो रही है। मैं फिर कह रही हूँ कि यहाँ पे राजनीतिक विषय क्या हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हो सकता है कि जो यहाँ का ओबीसी है वो किसी और राज्य में जनरल में आता होगा, तो फिर कैसे आप मानेंगे कौन से ओबीसी में है कि नहीं है? क्योंकि मैं जिस जाति से आती हूँ, ये बिहार में ओबीसी में आता है, उत्तर प्रदेश में वो ओबीसी में आता है, अन्य राज्यों की स्थिति मुझे नहीं पता, इसलिए मैं कोई दावा पेश नहीं करूंगी। तो मैं कह रही कि ये तो स्पष्ट है ना कि हमने उस जाति को लिखा है कि जाति किस, कौन सी वो जाति है, वो स्पष्ट वहां पे फिलअप कर पाएंगे। वहां दिक्कत कहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दिक्कत यही है नहीं, कि देखिए जो इसका जाति वाइज गणना हम कराने की प्रयास कर रहे हैं, हमने जनता से कमिटमेंट किया था और हम कर भी रहे हैं कि इसका सरकार वो आगे वो तनुज, फुलफिल अगर आप करिए। समझा पाए, क्योंकि मैंने देखिए मैंने उस मैं पर जो उदाहरण देने जी की कोशिश किया, आपने, जी हाँ जी जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात सही है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होती है, एससी में भी होती है। वो तो वेस्ट बंगाल में जो कई सारी एससी शेड्यूल कास्ट में जो आते हैं, वो उत्तर प्रदेश में नहीं आते हैं। एक सीधे सीधे एक सरकारी अफसर का ही मैंने एग्जांपल था मेरे सामने, मैंने उनसे बातचीत करी थी। लेकिन वो जब वेस्ट बंगाल में रहेंगे, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के में जब वो जाएंगे, किसी अप्लाई करेंगे किसी चीज में, तो अगर उनका सेंट्रल लिस्ट में है नाम, तो उनको वो दिया जाएगा उसका उसका जो है बेनिफिट। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट उस जाति को ओबीसी नहीं रिकॉग्नाइज कर रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे उसे। ये तो एससी में भी कई जगह होता है। अभी जनगणना हो रही थी, तो एक अधिकारी आए, उन्होंने उनका वेस्ट बंगाल में वो अनुसूचित जातियों में आता है नाम, लिस्ट में ड्रॉप डाउन में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो रिकॉग्नाइज नहीं है। तो ये सब बातें तो आगे की बात है। मेरा ये कहना है कि प्रोसेस जो है उसको आप स्ट्रीमलाइन करने कह रहे हैं। आप कह रहे हैं हम ओबीसी की जनगणना कराएंगे, बहुत अच्छी बात है, आपका धन्यवाद सरकार का। लेकिन आप उसको और स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम कह रहे हैं कि आप सबके साथ बैठ के राजनीतिक पार्टियों को बिठाइए, विशेषज्ञों को बिठाइए, आप प्रोफेसर्स को बिठाइए, बट आप ऐसा सबको आपको बैठा क्यों कर लगता है कि वो जानबूझकर नहीं कराएंगे? तनुज क्योंकि जी, उससे ऐसा क्यों लगता है कि क्योंकि उसको फिर जानबूझकर सरकार बेनिफिट्स नहीं देने कराना पड़ेंगे। चाहती? डेटा तो सरकार कहता है को कि चुनाव दर चुनाव ओबीसी समुदाय एनडीए के साथ में खड़ा नजर आता है, फिर वो बिहार हो या राष्ट्रीय चुनाव हो। तो सरकार क्यों नहीं कराएगी ओबीसी की जाति जनगणना? देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो जो हम संख्या समझ रहे हैं ओबीसी की, वो बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा है जो हम अनुमान लगा रहे हैं अभी। मैं तेलंगाना के आंकड़े मैंने देखे थे, तो तेलंगाना में तो अनुमान से बहुत ज्यादा निकला। तो आपको उस हिसाब से बेनिफिट्स भी देने पड़ेंगे। तो बेनिफिट्स ना पहुंचे इसीलिए उनको ना देने पड़े, वो मजबूर ना हो इसको करने के लिए। जितना कर रही है उतना ही करती रहे, जब इस मजबूर ना हो पॉलिटिकल इसको आरोप करने पर के हम लिए। चर्चा करेंगे, लेकिन जल्दी से मुझे जरा मनु गौर जी से प्रतिक्रिया लेनी है कि जो ढांचा तैयार किया गया है जाति गिनने के लिए सेंसस के भीतर, और उस पे अलग अलग लॉजिक दिए जा रहे हैं कि ओबीसी में हम नहीं कर सकते। आपने सुना अनुप्रिया यादव क्या कह रही थी, और उसके ऊपर कांग्रेस का काउंटर है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में कर सकते हैं तो वही बात ओबीसी की क्यों नहीं हो सकती? कौन सी चीज सही है? क्योंकि ओबीसी के भीतर कई सारी जातियां आती हैं, एससी और एसटी के मुकाबले बहुत ज्यादा जातियां उसमें आती है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जाति भी होती है। तो कौन सा तरीका सही आप मानेंगे इसमें?
देखिए साहिल जी, मैं सबसे पहले एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा। जवाब 1947, एक कहा गया है 1947 हम्म। गोरे अंग्रेज गए और काले अंग्रेज आए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं हम्म। कि 1947 में जब गोरे अंग्रेज गए तो उन गोरे अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, कि किस तरह से इस देश को धर्म में, जातियों में विभाजित करें और हम राज करें। वही परंपरा, वही चीज आज काले अंग्रेज करते चले आ रहे। क्यों? आप देखिए आज किस तरीके से हमारी राजधानी में अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म के लोग अपनी अपनी मांगों, अपने अपने डिमांड के लिए खड़े हो रहे हैं। अभी पूनिया जी ने एक बात कही, बहुत मजे की बात कही कि मछुआरे हैं, हमें कैसे पता लगेगा जो मछुआरों का काम करते हैं उनके लिए कैसे पॉलिसी बनेगी। तो क्या जो नाव चलाने का काम करते हैं, पहले तो उन्हें यही नहीं पता कि मल्ला और मछुआरों में शायद अंतर क्या है। तो दोनों बोले थे। तो वो आप कैसे, क्या सिर्फ जो मछुआरा जाति के लोग हैं, क्या वो सिर्फ आज की डेट में नाव चलाने का ही काम कर रहे हैं? वो पढ़ लिख के क्या और ऊपर नहीं बढ़े, वो आगे नहीं बढ़े? आप उन सबको, आपने पुनिया जी ने कहा कर्मों के आधार पे बात करी, कि काम के आधार पे, लेकिन होने को देखिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 102 और 105, उनके द्वारा राज्यों को अधिकार मिला अपनी ओबीसी की लिस्ट को। अभी राहुल गांधी जी ने अपने पत्र में बात करी तेलंगाना की और बिहार की। आप तेलंगाना की जो उन्होंने लिस्ट अपने लेटर में एनेक्सर में लगाई है, आप उसे अगर देखेंगे तो उसमें शेड्यूल कास्ट की 59 जातियों का उल्लेख है, उसमें शेड्यूल ट्राइब की 32 जातियों का उल्लेख है, उसमें ओबीसी की 134 जातियों का उल्लेख है, बाकियों का नहीं है। जबकि अभी आपने ही कार्यक्रम के शुरू होने पे बताया कि हमारे देश में ओबीसी की कितनी जातियां हैं, एससी एसटी की कितनी जातियां हैं। अगर हम आर्टिकल 341, 42 तो देखें आपका क्या कहना है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में ड्रॉप डाउन लिस्ट ठीक है, लेकिन ओबीसी की गणना करेंगे तो हम काले अंग्रेज हो जाएंगे और हम नहीं, बांट देंगे समाज को, यह मेरा आपका कहना है मेरा मेरा मनु गौर जी? मेरा कहना ये आपको नहीं पता है है। कि हर मेरा राजनीतिक कहना ये पार्टियां अलग नहीं है। अलग ओबीसी सम्मेलन बनाती है। नहीं हाँ, नहीं, फिर मेरा कहना ये नहीं है। मेरा कहना, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन जिस चीज का आप रेफरेंस देके वो पत्र लिख रहे हैं, उस तेलंगाना में या उस बिहार राज्य में जो जातियों की लिस्ट दी गई, वो 215 जातियों की लिस्ट दी गई जो सर्वे हुआ। तो सही बाकी तरीका सब क्या है? में डाले गए। तो जो जो जिस तरीके से सरकार सर्वे करा रही है, ऐसा लगता है कि 2011 में पेपर पे सर्वे हुआ था, वही सर्वे डिजिटली किया जा रहा है। यानी एक बार फिर जब इंपिरिकल डेटा इकट्ठा किया जाएगा, तब दोबारा वही दिक्कतें होंगी जो 2011 की सेंसस की वजह से हुई है, जब अलग अलग राज्य इंपिरिकल डेटा मांग रहे थे कि हमारे राज्य में कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं, हमें सोशल वेलफेयर स्कीम्स बनानी है उन जातियों के लिए, वो नहीं बना पाए क्योंकि उनके पास में वो डेटा था नहीं। तो कौन सा सही तरीका है मनु गौर जी? सवाल यह है यहां पर। जैसे कि जो अनुप्रिया जी ने बताया, जो वो बोल रही थी अभी, अगर हमारे संविधान ने भारत सरकार को, केंद्र सरकार को ये सामर्थ्य दिया है कि वो एससी एसटी की लिस्ट को डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ओबीसी की लिस्ट डिसाइड करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दी है। अलग अलग जातियां, अब आज की डेट में आदमी काम के लिए अलग अलग राज्यों में पलायन करते हैं, अलग अलग राज्यों में नौकरियां करते हैं। अगर आप सेंट्रल लिस्ट डाल देंगे या अलग अलग राज्यों की भी डाल देंगे, मैं इस राज्य में ओबीसी में आता हूं, मैं दूसरे राज्य में रह रहा हूं, वहां पे मैं अपनी जनगणना करा रहा हूं, उस राज्य में मैं ओबीसी में नहीं आता हूं, ये बहुत सारी चीजें कंट्रोडिक्शन में आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हो सकता, प्रोफेसर नवल किशोर, आप जवाब दीजिए। लेकिन आप भी बिहार से आते हैं। जातियों के आधार पे देखिए, देश को विभाजित करने वाली राजनीति को खत्म करना चाहिए। देखिए साहिल जी, पहले तो इनसे पूछ लीजिए कि जातियों में विभाजित करके और देश को बर्बाद करने का काम कौन कर रहा है? क्या जातियां 1947 में बनी या 47 के बाद बनी या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बहुत पहले से था? क्या जातिगत शोषण और जो शोषण था वो पहले से था या बाद में था? रिजर्वेशन की जरूरत जो पड़ी उसके आधार क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डिफाइंड है
कि जो लोग हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस के पात्र हैं उनको मिलेगा, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको आरक्षण मिलेगा, उसमें दो राय कहाँ है। जहां तक डेटा पर हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि अगर आप डेटा का निर्माण कर रहे हैं तो कम से कम एक्यूरेट और मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर ये उसमें अगर ये बाधा डालता है, जिस तरह का काम आपने किया है कि SC ST और OBC डालने से आप कतराते हैं, OBC का आपने नाम रेफर ही नहीं किया है, केवल जाति का रेफर किया है, आप क्यों नहीं डालते हैं? दोनों लिस्ट डाल दीजिए। OBC चाहे स्टेट में हो या सेंटर में, दोनों जगह है तो OBC ही, वो कास्ट में थोड़े कोई डिफरेंसेस है। लेकिन मिला जुला कर मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2010 में ये कहती थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, 2018 और 21 आते आते बदल के यूटर्न ले लिया। ये तो बाकी दलों के, विपक्षी दलों के दबाव में और प्रभाव में और जिस तरीके का चीज दिखा उसके बाद इन्होंने निर्णय किया है। तब इनको लगता है कि हम भी एक बार इस चीजों को, जो खुद कहते थे पहले कि जातीय जनगणना होना चाहिए, वो 2021 आते आते तक पलट कैसे गए? तो ये जो काले अंग्रेज और गोरे अंग्रेज का ज्ञान दे रहे थे, इनको मालूम ही नहीं है कि जो लोग गोरे अंग्रेज के अधीन में काम किए हैं, ये उन्हीं का सोच है कि जो दलित और पिछड़ों को भटका के रखो, भरमा के रखो, सबका साथ सबका विकास कहो, और विकास सिर्फ एक ही तरह के लोगों का होता है। तो यहाँ पर मूल बात यह है कि अगर आंकड़े बनाने के लिए आपने घोषणा की है, एक तो आप जनगणना ही नहीं करा रहे थे, 2011 के बाद अभी तक आ गया, पिछले 5-6 साल से रोके हुए हैं। जब जातीय जनगणना पे आपको मानना पड़ा तो कम से कम आंकड़े एक्यूरेट हो, उसमें विपक्षी दलों से चाहे किसी से भी सलाह लेने में आपको क्या दिक्कत है? अगर उसमें कोई त्रुटियां हैं तो उसको ठीक करने में क्या दिक्कत है? ये तो आपको मानना चाहिए कि दोबारा गलती नहीं हो। एक बार 2011 में गलती हुआ, उसके कारण आज तक नहीं हो पाया, तो कम से कम इस बार, जबकि आप खुद कहते हैं डिजिटल इंडिया है और डिजिटल की बात करते हैं, तो उसमें तो कोई आपको मेहनत करना ही नहीं है। और यही बात है कहीं ना कहीं कि OBC का जाति जनगणना का गणित जो है वो उलझता जा रहा है। मंडल आयोग जब लागू किया गया था तब जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक 52% OBC पॉपुलेशन इस देश में देखा गया था। उसके बाद NSSO का सर्वे आता है, वो कहता है कि 44% OBC पॉपुलेशन, 1980 में 52, 41% NSSO का सर्वे, प्राइस सर्वे कहता है उसके बाद आया हुआ 2023 का कि 44% OBC का पॉपुलेशन है। ये गणित उलझता है। तो आशुतोष, ये बात नहीं समझ में आ रही है कि सरकार एक तरफ कहती है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, क्योंकि सदन के भीतर उन्होंने कहा था कि हम जाति की गिनती करेंगे, लेकिन जिन राज्यों में जाति जनगणना, OBC जनगणना भी वहां पर हुई है, OBC का सर्वे वहां पर किया गया है, वो सारे नॉन BJP राज्य हैं। जबकि राजनीतिक गणित अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा संख्या में OBC पिछले 2 चुनाव में हमने देखा तो BJP और NDA को वोट डालते हैं। तो क्या कारण है कि आपको लगता है कि BJP क्या जाति जनगणना के खिलाफ है, और अगर है तो क्यों है? देखिए साहिल, जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब दरअसल 2 अक्टूबर 2023 को जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने कास्ट सेंसस की रिपोर्ट पब्लिक की, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में यह कहा कि ये जो इस रिपोर्ट के आधार पर कि ये पाप है, यानी कास्ट सेंसस को जो बिहार की रिपोर्ट थी उसको उन्होंने पाप की संज्ञा दी थी। तो ये बीजेपी शुरू से लेकर वो कास्ट सेंसस कराना ही नहीं चाहती, वो रिलक्टेंट है। और वो इसलिए रिलक्टेंट नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर जाति प्रथा नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर जातीयता नहीं है, वो इसलिए रिलक्टेंट है क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जो जब कास्ट सेंसस में जातियों का अलग अलग इन्यूमरेशन होगा तो ये जो उनका हिंदू यूनिटी का प्रोजेक्ट है वो उसको कमजोर करता है। क्योंकि एक तरफ हम उनका मानना है कि एक तरफ हम सारे हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो कास्ट सेंसस है वो हिंदुओं को अलग अलग कैटेगरी में बांटकर जो उनकी हिंदू आइडेंटिटी है उसको कमजोर करता है, ये सोच है। लेकिन चूंकि वो ये भी जानते हैं कि अगर वो कास्ट सेंसस का विरोध करेंगे तो इस देश का जो 48% पॉपुलेशन का 44% जो आबादी है वो OBC की आबादी है, और उसको इग्नोर करके आप इस देश के अंदर राजनीति नहीं कर सकते हैं, आप चुनाव में नहीं जीत सकते हैं। इसलिए आपको याद होगा कि सबसे पहले RSS ने, सुनील आम्बेकर ने दक्षिण भारत के अंदर जब उनका कॉन्क्लेव हो रहा था तब उन्होंने कहा था कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पहलगाम का जब मामला हो, पहलगाम में जब हादसा वो हुआ, मैसेकर हुआ, तब जब मोहन भागवत पहली बार जब नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर जाकर मिलते हैं और उसके अगले दिन भारत सरकार ये कहती है वो कास्ट सेंसस के लिए तैयार है,
तो चूंकि यहाँ पे जो 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 बीजेपी की दुविधा ये है कि एक तरफ हिंदुत्व लेकिन है। आशुतोष, आपको भी पता है कि कोई भी जाति जनगणना, किसी भी जाति की जनगणना जब होती है तब वो वेलफेयर के हिसाब से नहीं, सियासत दिमाग में रखकर भी की जाती है, क्योंकि उसी के आधार पर टिकटों का बंटवारा भी किया जाता है और उसी के आधार पर सम्मेलन भी किए जाते हैं। और ये देखिए, इस देश की असलियत है आज की स्थिति में, और कई राज्यों में हमने इस बात को देखा हुआ है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है इसमें। आपने जो कहा मंडल आयोग जब लागू किया गया था, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई थी, उस वक्त की राजनीति से कहीं ना कहीं बीजेपी आहत नजर आती है। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा ओबीसी वोट बीजेपी को पड़े थे, 58%। जो 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 नंबर्स हम यहां पर देख रहे हैं, उसके बावजूद आपको लगता है कि ओबीसी जनगणना का बीजेपी विरोध करेगी? और क्यों करेगी? फिर राजनीतिक दृष्टि से उसके लिए ठीक नहीं, और उसके बाद संगीत रागी इसका जवाब देंगे। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारात्मक पार्टी, एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है। आइडियोलॉजिकल पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होता है। उसका कमिटमेंट है हिंदुओं को एकजुट करना। तो अगर उसको ये लगता है कास्ट सेंसस करने की वजह से अगर हिंदू में बंटवारा हो सकता है, वो अलग अलग खांचों में बंट सकते हैं, तो उसके अंदर एक रिलक्टेंस पैदा होगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी नहीं, आरएसएस ने भी ओबीसी तबके में दलित तबके को आउटरीच करने की कोशिश की है और उनको इसका फायदा भी हुआ। लेकिन आपको याद होगा कि 2024 में इसी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो अदर देन जाटो कम्युनिटी है उसमें उसका प्रभाव कम हुआ। अदर देन यादव कम्युनिटी है, कुर्मी, क्वेरी, उसमें भी उसका प्रभाव कम हुआ। ये सीएसडीएस का डेटा कहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि एक सीमा के बाद वो जो कास्ट सेंसस है या जो ओबीसी से संबंधित चीज है उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसका विरोध करेंगे तो फिर ओबीसी तबका उनसे दूर जाएगा। आप सहमत है जो आशुतोष यहां पर थियरी रख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जातीय जनगणना का आशुतोष की बातों से मैं पूर्णतः तो नहीं, एक पक्ष पर मैं सहमत हूं, उस पर मैं बात जरूर करूंगा। देखिए, मैं आज भी जातीय जनगणना का विरोध करता हूं और मैं वो शख्स हूं जो पटना हाईकोर्ट में केस डाला था जातीय जनगणना पे जब बिहार में शुरुआत हुई थी। और मैं इससे बात से सहमत हूं जो आशुतोष ने कहा और जो मनु जी ने कहा कि हिंदू समाज को जातियों में विभक्त करना, बांटना और मुसलमानों को संगठित करना यह कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उस समीकरण को थोड़ा बदल दिया, हिंदुओं को संगठित किया और मुसलमानों को संगठित रहने दिया, और नतीजा ये निकला कि एक हिंदू वोट बैंक खड़ा हुआ, जिसका परिणाम हमने बंगाल में देखा, जिसका परिणाम हमने बिहार में देखा, जिसका परिणाम हमने आसाम में देखा, और जिसका परिणाम हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। तीसरी बात, जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई बिहार का सेंसस हुआ तो राहुल गांधी ने उसका विरोध किया था। ये सही बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था पाप, तो प्रधानमंत्री उसी बात पर अडिग थे कि हिंदू समाज को जातियों में मत बांटो। और इस पहले हमने 2019 के चुनाव में देखा था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम का एक शब्द निकल करके आया था और राहुल गांधी को यह सलाह दिया गया था कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व को पेडल कीजिए और हिंदू समाज को जातियों में जितना विभक्त किया जा सकता है, मुसलमानों को गोलबंद किया जा सकता है, वो आपके राजनीतिक जीवन के लिए बेहतर रहेगा। संभवतः उस समय पाकिस्तान के साथ भिड़ंत हो गई और एक नेशनलिस्ट नैरेटिव चला जिसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है वो भाग गया। अब आती है बात जरा जातियों पर यात्रा जरा संगीत रागी जी समझाइए, बार-बार कहा जाता है ये यात्रा मुझे जरा समझाइए। 2009-2010 सदन के भीतर बीजेपी से मांग होती है कि जाति जनगणना होनी चाहिए 2011 के सेंसस में। 2009-2010 गोपीनाथ मुंडे खुद भाषण करते हैं पार्लियामेंट के भीतर की जाति जनगणना कराइएगा। उसके बाद आपने ही वो एग्जांपल दिया 2023 का, जब वहां पर बीजेपी कहती है कि भाई ये तो अनार्किस्ट है अगर जनगणना इस तरीके से की जाएगी तो। फिर फरवरी 2026 एक बार फिर सरकार कहती है कि हम तो जाति जनगणना कराएंगे, हम चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति का कॉलम होगा उसके भीतर। ये यात्रा जरा मुझे समझाइए। और आज जब 40 सवाल पूछे जाते हैं तब उसमें ओबीसी वाला सवाल नहीं होता है, जो सवाल कांग्रेस पार्टी यहां पर उठाने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं उस सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा। देखिए, थोड़ा सा एक जानकारी जातियों के बारे में जान दूं। कोंकण क्षेत्र के अंदर जो गहरे समुद्र में मछली मारते हैं वो भी मछुआरे हैं, छिछले समुद्र में मछली मारते हैं वो भी मछुआरे हैं, जो नदी में मारते हैं वो भी मछुआरे हैं, और शाखा तालाब में मारते हैं वो भी मछुआरे हैं।
और चारों की जातियां अलग अलग हैं और सबको ही अपने आप से एक दूसरे से श्रेष्ठ समझता है। यही बात यदि आप पहाड़ में चले जाएंगे तो जो भेड़ ऊपर चढ़ाते हैं और जो नीचे चढ़ाते हैं सब अपनी अपनी जाति है। ब्राह्मणों ने या हिंदू धर्मशास्त्र में कहीं भी इन जातियों का वर्णन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है इतने दिनों से शोषित हो रहा है। और इस आरक्षण का लाभ किसको मिला है? यदि उत्तर प्रदेश और बिहार में यदि हम चले जाएं तो आप देखेंगे कि जितने भी आरक्षण का लाभ मिला है वो यादवों को मिला है, कुर्मियों को मिला है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की जगह ये लागू होता है। इसके अतिरिक्त जो है वो राजस्थान में चला जाए तो एससी कैटेगरी में जो है वो मीनाओं को मिलता है। आप आरक्षण के अंदर आरक्षण क्यों नहीं लागू कर देते हैं? आप बिहार में का जो 2011 का जो सेंसस आया, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए जरा, ये यात्रा समझा दीजिएगा मुझे। उसमें सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किसके पास है? सबसे ज्यादा 4 व्हीलर किसका है? अब जरा मेरी मुगलों के बात का समय भी जवाब जमींदारी दीजिएगा। किसको दी गई ये थी? यात्रा समझा दीजिएगा। साहिल 10 सेकंड, साहिल 10 सेकंड, साहिल 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड साहिल, हम यात्रा भी समझा देते हैं। मुगलों ने यादवों को, अहीरों को, गुज्जरों को, जाटों को ये सब जमींदारियां दी थी। आज वो शोषित है, कृष्ण के वंशज शोषित है। ये बेतुका तर्क जो है ना, ये बहुत वाहियात किस्म का तर्क इस देश में दिया जाता है। तो सरकार ने फरवरी 2026 में कहा क्यों कि हम जाति जनगणना कराएंगे? 2 जातियां हैं, सरकार ने 2026 में कहा क्यों कि हम जाति जनगणना कराएंगे? इसलिए क्योंकि इसी भारतीय तर्क के जनता आधार पर पार्टी भी उसी क्यों कहा? राजनीतिक पिच पर आ गई है जो कांग्रेस पार्टी। मैंने कहा ठीक है, मैं इसलिए। चलिए आशुतोष, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद नवल किशोर। नहीं, देखिए हमारे मित्र संगीत रागी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सारा आरक्षण तो यादव, कुर्मी और मीणा लेके चले गए। अरे भाई, जो हजारों साल से आप बिना आरक्षण के ले जा रहे थे उस पर चर्चा ही नहीं करते। हजारों साल से कौन बिना आरक्षण किए सारी मलाई काट रहा था? बहुत तारीफ की बात है। जरा साहिल, इस पर बात होनी चाहिए। हजारों साल से क्या, हजारों साल से मंदिर में एक धोती मामला आरक्षण पर नहीं है कर रहा था। तो देखिए, वो हिस्टोरिक डिबेट मंडल आयोग और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही खत्म कर दिया है। वो हिस्टोरिक डिबेट इस देश के संविधान ने पहले ही खत्म कर दिया है। तो हम उसके आगे जाकर बात करेंगे, क्योंकि आज की स्थिति में सबसे बड़ी बात यही है कि जाति जनगणना आखिरकार क्यों नहीं कराना चाहते। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि आप देखिए कि कृष्ण के वंशज होने के बावजूद भी उनको समाज में उच्च जातियों से नीचे समझा जाता है। ये जो डाइकोटमी है, ये जो डिलेमा है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इस पर कभी बात नहीं होती। ये लोग बार बार कहेंगे कि देखिए यादवों ने तो मलाई खा ली, मीणाओं ने मलाई खा ली, तो आप मलाई खा रहे थे, उसका कोई जिक्र क्यों नहीं करते? कहा जाता है आप हजारों साल से जो मलाई खा रहे थे उसका भी तो जिक्र करना चाहिए ना, या उसका जिक्र नहीं करना चाहिए? के द्वारा किया जाता है, एक पर्टिकुलर जाति के द्वारा किया जाता है, ओबीसी के द्वारा। जल्दी से अनुप्रिया जी, 20 सेकंड आपके पास है, उसके बाद तनु जी के पास चलूंगा। संगीत रागी जी 1 मिनट चुप हो जाइएगा। संगीत रागी जी का अपना राय हो सकता है। आरक्षण कोई खैरात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, या आरक्षण जो है जाति और जाति रहित गणना जो है वो देश की सच्चाई है और देश की मांग है। हमारे बिहार में भी जो एक मिनट चाहिए रागी जी, यही बात है। कहीं इसी वजह से देखिए, जनता दल यूनाइटेड कह रहा है कि कोई खैरात नहीं है।